द मार्वल्स कई डिलेज के बाद फाइनली रिलीज हो चुकी है। कैरल डेनवर्स, कमाला खान एंड मोनिका रैम्ब्यू की इस तिगड़ी को इकट्ठा करता है निक फ्यूरी, जो दिखता है फिर से एक्शन में। बट लोकी फिनाले के बाद इस मूवी की स्टोरी लाइन और ज्यादा करीब लाती है हमें मल्टीवर्सल क्लैशेस के। एक ऐसी मूवी जो मल्टीपल एमसीयू प्रोजेक्ट्स को जोड़ के एक जबरदस्त क्लाइमैक्स तो देती ही है, बट साथ ही में और भी खतरनाक एंड क्रेडिट्स के साथ एमसीयू के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स स्पेशली म्यूटेंट्स की एंट्री का रास्ता भी बना देती है। हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल एंड ये है द मार्वल्स की एंडिंग एंड एंड क्रेडिट्स एक्सप्लेन। तो ऑब्वियसली स्पॉयलर्स वार्निंग के साथ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन द वीडियो। कैप्टन मार्वल की फर्स्ट पार्ट की एंडिंग में कैरल डेनवर्स ने जनरल यॉन से ये कहा था, Tell the Supreme Intelligence that I'm coming to end it. The war, the lies, all of it. अब इसके आगे की कहानी द मार्वल्स के एक फ्लैशबैक सीन में दिखाई जाती है, जहां कैरल डेनवर्स हाला पे अटैक करती है, लेकिन सिर्फ वहां के इंचार्ज एआई सुप्रीम इंटेलिजेंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए। एंड हमें कॉमिक्स एक्यूरेट सुप्रीम इंटेलिजेंस देखने में मिलता है, बट कुछ सेकंड्स के लिए। लेकिन जो बात कैरल को नहीं पता है वो ये है कि क्री सिविलाइजेशन इस एआई के डिस्ट्रॉय होने के बाद से ही सिविल वॉर में है, यानी कि एआई ही इस सिविलाइजेशन को कंट्रोल कर रहा था। जिसके बाद अब सारे जनरल्स ने आपस में वॉर करके इस प्लेनेट के सभी नेचुरल रिसोर्सेज को डिस्ट्रॉय कर दिया है, यानी कि यहाँ के ओशियन इवेपोरेट हो चुके हैं, एयर टोटली पॉल्यूट हो चुकी है, एंड इनफैक्ट का सन भी मरता जा रहा है। मतलब दिवाली के बाद दिल्ली वाली सिचुएशन। अब मूवी की विलन डार्बैन एक क्री अक्यूजर है, यानी कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में रोनन की डेथ के बाद वो बन गई है नेक्स्ट अक्यूजर, जो लीड कर रही है इस क्री सिविलाइजेशन को। अब वो ढूंढ लेती है कमाला के बैंगल्स का सेकंड पेयर, जिसके थ्रू वो पोर्टल्स ओपन करके उसके प्लेनेट पे लाती है दूसरे प्लेनेट से चुरा के रिसोर्सेज, जिनमें दो डेमोज हमें देखने मिलते हैं। एक प्लेनेट से वो एयर चुराती है, सेकंड प्लेनेट अलादना से लाती है ओशियन वाटर, एंड मूवी के एंड में वो पहुंचती है अर्थ के पास यहाँ के सन की एनर्जी को चुराने। एंड जब कैरल डेनवर्स, मोनिका और कमाला खान मिलके ये रियलाइज करते हैं कि डार्बैन सिर्फ उन्हीं प्लैनेट्स को टारगेट कर रही है जिन्हें कैरल डेनवर्स अपना घर मानती है, तो वो तीनों भी पहुंच जाते हैं उसे रोकने यहीं पे। पिछली बार जब तीनों डार्बैन से लड़े होते हैं उस टाइम ये लोग इतने कोऑर्डिनेटेड नहीं होते हैं, लेकिन इस क्लाइमैक्स बैटल में वो ऑलरेडी बहुत सारी प्रैक्टिस करके आए होते हैं एंड वो इजीली डार्बैन को हरा देते हैं। इनफैक्ट इतनी बुरी तरह से कि डार्बैन ऑलमोस्ट मरने वाली होती है, लेकिन इस मोमेंट पे कैरल रियलाइज करती है कि वो सिर्फ अपने प्लेनेट के लिए कुछ अच्छा करने की सोच रही है और उसे प्रॉमिस करती है कि वो हाला के सन को रिस्टोर करेगी। लेकिन डार्बैन इस कन्वर्सेशन का फायदा उठा के कमाला को टारगेट करती है और उसके हाथ से वो सेकंड बैंगल ले लेती है। अब मूवी की स्टार्टिंग में उसे उसके एडवाइजर ने वार्न किया था कि दोनों बैंगल्स की पावर्स उसको हैंडल करने के लिए काफी ज्यादा होगी, लेकिन फिर भी डार्बैन उन्हें यूज करती है साथ में और ओपन करती है एक और पोर्टल, जिसकी एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि डार्बैन इंस्टेंटली मर जाती है। लेकिन इन बैंगल की पावर्स को इस तरह से यूज करने की वजह से रियलिटी में एक होल हो जाता है, एक ऐसा होल जो स्पेस टाइम के फैब्रिक को ही टीयर करता है। अब ये टीयर एग्जैक्टली मैच करता है एमसीयू के पिछले प्रोजेक्ट्स में दिखे इसी तरह के कॉस्मिक पोर्टल से, लेकिन ये धीरे धीरे ग्रो होता जा रहा होता है एंड इसके थ्रू हमें दिखता है एक दूसरा यूनिवर्स जो इसकी अनस्टेबिलिटी की वजह से शायद डिस्ट्रॉय होने की कगार पे है, मतलब इनकर्जन। अब इन्हें नहीं पता कि ये एक इनकर्जन है, लेकिन मोनिका रैम्ब्यू जिसे साइंटिफिक नॉलेज है वो समझ जाती है कि इसे क्लोज करने के लिए उन्हें अपनी पावर्स यूज करनी पड़ेगी। अब इस मूवी में थ्रू आउट मोनिका अपनी पावर्स को यूज करना सीखती है एंड एंड में वो समझ जाती है कि इस सील को बंद करने के लिए उसी को अपनी पावर्स यूज करनी पड़ेंगी, जिसके लिए कैरल अपनी पावर और कमाला दोनों बैंगल्स को यूज करके उसकी एनर्जी मोनिका पे यूज करते हैं, जिस एनर्जी को एब्सॉर्ब करके वो चली जाती है पोर्टल के दूसरी तरफ और इसी स्टोर्ड एनर्जी को यूज करके वो इस रियलिटी को क्लोज करती है। अब जो चीज कैरल और कमाला को वो पहले नहीं बताती वो ये कि इसे क्लोज करने के लिए उसे इस पोर्टल के दूसरी तरफ रहना पड़ेगा। लास्ट मोमेंट पे जब उन्हें पता लगता है तो कैरल उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक वो पोर्टल क्लोज हो जाता है। अब मोनिका हमें फिर से दिखती है एंड क्रेडिट्स में, लेकिन उस पर थोड़ी देर में आता हूँ। जब थोड़ी देर पहले डार्बैन ने दोनों बैंगल्स की पावर्स एक साथ यूज की थी, उसी टाइम कैरल, कमाला और मोनिका का स्विच होने वाला इशू खत्म हो गया था, यानी कि अब मोनिका जो दूसरी तरफ है वो किसी से स्विच भी नहीं कर सकती। लेकिन एंड में जो चीज कैरल ने प्रॉमिस की थी डार्बैन को, वो अपना प्रॉमिस रखती है और जाती है हाला पे, जहां अपनी एनर्जी पावर उस सन को देके वो उसके प्लेनेट को रीस्टार्ट करती है। उसके कुछ टाइम बाद कैरल कमाला की फैमिली को रीलोकेट होने में हेल्प करती है, जहां वो रहने आते हैं मोनिका के ही पुराने घर में। अब मूवी की एंडिंग से पहले एक प्री क्रेडिट सीन है जहां टीज किया गया यंग एवेंजर्स की टीम को। यहाँ पे एक फनी से सीन में निक फ्यूरी के आयरन मैन को रिक्रूट करने वाले सीन को रिक्रिएट करती है कमाला खान, जहाँ वो निक फ्यूरी का ही वो टैबलेट जो स्टार्टिंग में मोनिका यूज कर रही थी उसके थ्रू पता लगा चुकी है केट बिशप के बारे में और वो पहुंच जाती है केट के घर पे। यहीं पे हमें बैठा दिखता है लकी द पिज्जा डॉग, जिसे हमने हॉकाई शो में केट बिशप के साथ देखा था। अब जिन्होंने हॉकाई शो नहीं देखा उनके लिए बता देता हूँ कि इस शो में जो केट बिशप पोर्ट्रे की गई है वो मार्वल कॉमिक्स के सिमिलर ही है। केट बिशप नेक्स्ट हॉकाई बनी थी जब क्लिंट बार्टन कॉमिक्स में मर गया था, लेकिन ऑब्वियसली एमसीयू में क्लिंट बार्टन अभी भी जिंदा है, लेकिन वो रिटायरमेंट की कगार पे है। तो ऐसे में जब वो केट बिशप से मिलता है जिसके पास उसी की तरह कोई सुपर पावर्स नहीं है, लेकिन बो एंड एरो के यूज को लेके वो उसी
की तरह बहुत ही टैलेंटेड है एंड इसीलिए हॉकाई शो के एंड में ये टीज कर दिया गया था कि ऑफिशियली अब क्लिंट बार्टन अपना हॉकाई का मेंटल उसी को पास करने वाला है। लेकिन अब केट बिशप को इसके 2 साल बाद दिखाया गया है द मार्वल्स में, जहां वो फुल अपनी सुपर हीरो कॉस्ट्यूम में दिखती है, जिससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि वो अभी भी अपने काम में बिजी है। एंड ऑल्दो उसने कमाला को उसकी टीम ज्वाइन करने के लिए हाँ तो नहीं कहा है, लेकिन हम अज्यूम कर सकते हैं कि वो हाँ कहेगी, क्योंकि जो टीम कमाला बना रही है वो है एमसीयू की यंग अवेंजर्स टीम। अब कॉमिक्स में यंग अवेंजर्स की टीम नाम से ही पता चलता है कि यंग मेंबर्स की टीम है। यहाँ पे कमाला इसकी शुरुआत कर रही है। अब एमसीयू की यंग अवेंजर्स टीम में कौन कौन से मेंबर्स हो सकते हैं जिन्हें हम ऑलरेडी एमसीयू के पिछले प्रोजेक्ट्स में देख चुके हैं, उसके लिए आप कार्ड से ये वाला वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना। लेकिन यहीं पे कमाला मेंशन करती है एंटमैन की बेटी को, जिसे हमने फुल ऑन एक्शन में देखा था एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया में। अब कैसी लैंग के पास भी सिमिलर पावर्स है उसके फादर स्कॉट लैंग की तरह। एंड एमसीयू की यंग अवेंजर्स टीम के फर्स्ट 3 मेंबर्स बन चुके हैं कमाला खान, केट बिशप और कैसी लैंग। बट अब ये यंग अवेंजर्स की टीम हमें एमसीयू के किस नेक्स्ट प्रोजेक्ट में दिखेगी? अब हालांकि मार्वल स्टूडियोज के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स यानी कि एमसीयू फेज 6 में कई ऐसे स्लॉट्स हैं जहां की मूवीज अनाउंस नहीं हुई है, तो वहां पे एक यंग अवेंजर्स की मूवी हम सोच सकते हैं। लेकिन फिर कुछ ऐसे मूवीज है जो बहुत नेसेसरी है एमसीयू के मल्टीवर्स सागा के लिए, जैसे शैंग-ची का पार्ट 2, इटर्नल्स का पार्ट 2 और डॉक्टर स्ट्रेंज का पार्ट 3। तो मुझे नहीं लगता कि यंग अवेंजर्स को एक मूवी की तरह दिखाया जाएगा। इनफैक्ट ये हो सकता है कि अवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी से पहले एक डिज्नी प्लस शो के रूप में हमें यंग अवेंजर्स की टीम को दिखाया जाए, क्योंकि अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी में ये लोग भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए दिखेंगे। अब मूवी में 2 एंड क्रेडिट्स हैं। जो सेकंड वाला है वो सिर्फ एक फनी गैग है जहां हमें सुनने मिलता है वॉइस यंग फ्लर्केंस का। मतलब एक तरह से द मार्वल्स का ये एक फाइनल जोक है, एक कॉलबैक देते हुए उस सिली सी सिचुएशन का जहां पे सुपर हीरोज फ्लर्केंस की मदद से साइबर स्पेस स्टेशन को इवैक्यूएट करते हुए दिखे थे। लेकिन मिड क्रेडिट सीन सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए शायद आधी जनता ये मूवी देखने जाएगी। मूवी के एंड में जब मोनिका ट्रैप हो गई थी पैरेलल रियलिटी में, यानी कि दूसरे यूनिवर्स में, वहां मोनिका उठती है एक मिस्टीरियस से व्हाइट रूम में, जहां उसके साथ में होती है उसकी मदर मारिया रैम्ब्यू। ऐसा मोनिका को लगता है। लेकिन ये जो सीन है इसको इस तरह पोजीशन किया गया है कि यहाँ पे कैरेक्टर्स का रिवर्सल है। यानी वांडा विजन में जब हमने ये मोमेंट देखा था जहां मोनिका स्नैप के बाद फिर से जिंदा हुई थी, तो वो अपनी मदर के बेड के साइड में इसी तरह चेयर पे बैठी थी। एंड अब इस सीन में मोनिका होती है बेड पे एंड उसकी मदर मारिया उसके साइड में बैठी है चेयर पे। लेकिन ऑफ कोर्स ये मारिया नहीं है, ये कोई और ही कैरेक्टर है, जिसे कुछ ही देर में जब वहां पे डॉक्टर एंटर करता है तो वो उसके नाम से रेफर करता है, जो नाम है बाइनरी। अब इस डॉक्टर पे मैं आगे आता हूँ, लेकिन पहले बात करते हैं बाइनरी के बारे में। मार्वल कॉमिक्स में बाइनरी एक्चुअल में कैप्टन मार्वल का ही एक सुपर चार्ज वर्जन है। मतलब कॉमिक्स में एक मोमेंट पे कैरल के पास कॉस्मिक पावर इतनी ज्यादा हो गई थी कि वो इस पावर को इकट्ठा करके बाइनरी बन गई थी। रिसेंटली कॉमिक्स में इस बाइनरी को एक डुप्लीकेट कैप्टन मार्वल के कैरेक्टर के रूप में भी दिखाया गया है। मतलब उसकी एनर्जी का एक फॉर्म जिसका अपना माइंड है। अब बाइनरी की पावर्स कैप्टन मार्वल के सिमिलर ही है, जहां वो भी कॉस्मिक एनर्जी को ही यूज करती है। लेकिन मारिया के इसी कैरेक्टर को हमने डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में कैप्टन मार्वल के रूप में देखा था। बट क्योंकि अब इस यूनिवर्स में ये बाइनरी है, तो इसका मतलब है कि ये अर्थ 838 नहीं है। हालांकि यहाँ भी बाइनरी कॉमिक्स की तरह एक्स-मैन के साथ काम करते दिखती है, लेकिन हम ये मान के चल सकते हैं कि अर्थ 838 वाली कैप्टन मार्वल यानी कि वो वाली मारिया रैम्ब्यू मर चुकी है एंड ये टोटली नया कैरेक्टर है जो इंट्रोड्यूस होगा एमसीयू के मल्टीवर्स की वजह से। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि ये कैरेक्टर बाइनरी काम करती दिखती है कॉमिक्स की तरह एक्स-मैन के साथ, क्योंकि जो डॉक्टर आके उसे यहाँ इंट्रोड्यूस करता है वो है एक्स-मैन का बीस्ट। यस, डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में एक्स-मैन के चार्ल्स जेवियर को दिखाने के बाद सेकंड कैरेक्टर दिखता है हमें बीस्ट के रूप में। अब हैंक मैकॉय एके द बीस्ट को प्ले किया है एक्टर केल्सी ग्रामर ने, जिन्होंने इस कैरेक्टर को प्ले किया था पुरानी एक्स-मैन सीरीज, यानी कि लास्ट टाइम हमने इन्हें देखा था 2006 की एक्स-मैन द लास्ट स्टैंड में। ऑफ कोर्स इसके बाद एक्स-मैन सीरीज आगे कंटिन्यू हुई है, लेकिन उसमें एक यंग एक्टर निकोलस हॉल्ट ने प्ले किया था बीस्ट के कैरेक्टर को। हाँ, ऑल्सो एक्स-मैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट में उनका एक छोटा सा केमियो भी था। अब कॉमिक्स में हैंक मैकॉय जो उसके फादर के न्यूक्लियर रेडिएशन को एक्सपोज होने के बाद पैदा हुआ था, प्लस उसके म्यूटेशन की वजह से वो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट, लेकिन साथ ही में गोरिल्ला जैसी स्ट्रेंथ, एजिलिटी और स्पीड के साथ साथ फेशियल एंड बॉडी हेयर्स एंड वो ब्लू कलर भी पा लेता है। अब यहाँ पे भी हैंक मैकॉय जिस तरह से डॉक्टर के रूप में दिख रहा है, तो इस यूनिवर्स में भी उसका यही बैक स्टोरी दिखाई जाएगी। अब बीस्ट ही मोनिका को बताता है कि कैसे वो स्पेस टाइम कंटिन्यूम को पार करके एक दूसरे यूनिवर्स में आ चुकी है एंड वो बाइनरी से कहता है कि चार्ल्स ने उससे अपडेट मांगी है। अब ऑब्वियसली ये मेंशन कर रहा है चार्ल्स जेवियर को, एंड क्योंकि 838 वाले चार्ल्स जेवियर को तो वांडा ने मार दिया था, तो ये चीज भी ये क्लियर करती है कि ये कोई तीसरा ही यूनिवर्स है। अब यहाँ पे बैकग्राउंड में जो म्यूजिक यूज किया गया है वो है X2, एक्स-मैन यूनाइटेड और डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट का ही थीम म्यूजिक, जो चीज ये इंडिकेट कर रही है कि ये फॉक्स के एक्स-मैन वाले यूनिवर्स है, यानी कि ये वो एग्जैक्ट यूनिवर्स हो सकता है जिसे हम एक्स-मैन फ्रेंचाइजी में पास्ट मूवीज में देख चुके हैं। अगर आपको एक्स-मैन सीरीज की टाइमलाइन कंफ्यूजिंग लगती है जैसा मुझे लग रही थी एक टाइम पे, तो उसका सीक्वेंस और टाइमलाइन को समझने के लिए ये वाला वीडियो कार्ड से जरूर चेकआउट कर लेना। एंड ये सब देख के जब मोनिका रियलाइज करती है कि वो दूसरे यूनिवर्स में फंस गई है, तो उसके मुंह से सिर्फ ये वर्ड्स निकलते हैं,
एंड यहीं पर ये एंड क्रेडिट सीन खत्म होता है। एंड में कुछ नहीं बताया गया कि कौन सा कैरेक्टर कब वापस आएगा या नहीं, क्योंकि वैसे भी द मार्वल्स एक टीम मूवी थी, तो एक कैरेक्टर को लेके बताना सही नहीं लगता। तो क्विकली बात करते हैं कि ये तीनों कैरेक्टर्स कब कब हमें वापस देखने मिल सकते हैं एमसीयू के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में। सबसे पहले कैरल डैनवर्स, क्योंकि वो मेंबर है अवेंजर्स की टीम की, तो वो अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी में हमें सबसे पहले देखने मिलेगी, मोस्ट प्रोबब्ली किसी और मेंबर के, जैसे कि न्यू कैप्टन अमेरिका के साथ इस टीम को लीड करते हुए। लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि एमसीयू में अब अवेंजर्स का स्टेटस क्या है, जो कि अच्छे से क्लियर होगा कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में। अब मिस मार्वल ऑब्वियसली वापसी करेगी एक यंग अवेंजर्स के प्रोजेक्ट से। अब जैसे मैंने कहा कि वो मूवी की जगह एक टीवी शो भी हो सकता है, बट ये जब भी होगा तब हमें मिस मार्वल वापस दिखेगी इस यंग अवेंजर्स की टीम को मोस्ट प्रोबब्ली लीड करते हुए। एंड होपफुली ये सब कुछ होगा नेक्स्ट अवेंजर्स से पहले, यानी कि अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी से पहले ही। एंड फाइनली मोनिका रैम्ब्यू कब वापस आएगी? अब क्योंकि ये मल्टीवर्स सागा है एंड एक्स-मैन को मल्टीवर्स क्लैश से पहले इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, तो मोनिका रैम्ब्यू के फिर से दिखने के चांसेस इसी तरह किसी और प्रोजेक्ट या मूवी के एंड क्रेडिट्स में ही है, क्योंकि वो जब भी वापस आएगी तो उसके साथ एक्स-मैन भी होंगे। तो ये चीज भी हमें देखने मिल सकती है अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी के एंडिंग में, यानी कि अवेंजर्स के बैकअप के रूप में मोनिका एक्स-मैन की टीम के साथ आ सकती है। यानी मेरे हिसाब से उनका मेन रोल अवेंजर्स सीक्रेट वॉर से पहले नहीं होगा। ऑल्दो एक पॉसिबिलिटी है कि डेडपुल 3 में हमें वो फिर से देखने मिले, क्योंकि डेडपुल भी एग्जिस्ट करता है उसी यूनिवर्स में जहाँ पे एक्स-मैन है। लेकिन अगर वो दिखाया भी जाता है तो काफी शॉर्ट सा सीन होगा, क्योंकि डेडपुल की स्टोरी टाइम ट्रैवल और डायमेंशन ट्रैवल के बीच ही चलेगी और उसके अपने यूनिवर्स में नहीं होगी। तो हो सकता है कि यहाँ पे हमें मोनिका का एक केमियो फिर से देखने मिले। एंड हाँ, निक फ्यूरी को तो भूल ही गया। निक फ्यूरी अब अर्थ पे है एंड मेरे ख्याल से वो फिर से कोशिश करेगा इस न्यू अवेंजर्स की टीम को असेंबल करने की, क्योंकि अब उसे भी पता है कि मल्टीवर्स एक बड़ी थ्रेट बनता जा रहा है। आई नो कि ब्री लार्सन को लेकर द मार्वल्स के पीछे काफी हेट थी, लेकिन मूवी मुझे काफी फन और एंटरटेनिंग लगी। स्पेशली इसका जो मल्टीवर्सल सागा के साथ कनेक्शन है वो काफी इंटरेस्टिंग था। अगर आपने मूवी देखी है तो अपने थॉट्स मुझे कमेंट्स में लिख के बताना। लोकी के सीजन फिनाले की एंडिंग और ब्रेकडाउन वाला वीडियो नहीं देखा है तो एंड क्रेडिट से वो जरूर चेकआउट कर लेना। एंड ऑफ कोर्स वीडियो एंड तक देख रहे हो तो लाइक भी कर देना, क्योंकि वो एकदम फ्री है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।